आज हम टाइपोग्राफी के लेक्चर 2 मतलब हम लोग टेक्स्ट कस्टमाइजेशन देखेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर। इलस्ट्रेटर में सेम वही प्रोसेस होता है कि हम लोग कन्वर्ट टू शेप करेंगे और देन जो है हम उसे जिस तरह से मर्जी चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक शर्त होती थी, एक कंडीशन होती थी, वो भला कौन सी थी? टेक्स्ट कस्टमाइजेशन एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था। किसी के जहन में आता है कुछ? टेक्स्ट कस्टमाइजेशन से पहले एक कंडीशन होती थी जिसे ख्याल रखा जाता था। वो क्या चीज़ थी? हाँ नहीं, रिसाइज का कोई, हम शेप को भी तो रिसाइज कर सकते हैं। क्या कंडीशन होती थी टेक्स्ट की कस्टमाइजेशन से पहले या टेक्स्ट को शेप से कन्वर्ट करने से पहले? हाँ, हमने ये चेक करना होता था कि आपने स्पेलिंग सही लिखे हुए हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा टेक्स्ट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिर वो एडिटेबल नहीं रहता। तो ये एक कंडीशन होती थी कि जब भी आप टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करने जा रहे हो, मोस्टली हम लोग ये करते थे, अगर आप बार बार लिखने से बचना चाह रहे हो तो हम लोग एक इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉपी निकाल के पहले से रख लेते हैं और फिर दूसरे को हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि हम डुप्लीकेट को मॉडिफाई करते हैं ताकि अगर हमसे कुछ गलत भी हो जाए तो हमारे पास ओरिजिनल चीज़ हमें दोबारा ना लिखनी पड़े, हमारे पास उसी फ़ॉन्ट में उसी तरह से हमारे पास कॉपी पड़ी हो। सही है, तो एक तो इस तरह से होता है, या दूसरा तरीका फिर वही है कि आप दोबारा से इसी फ़ॉन्ट में वही चीज़ दोबारा लिखो अगर आप इन के हिसाब से कुछ गलत हो जाता है। तो ये कॉपी वाला आसान तरीका है, आर्ट दबा के चुप करके कॉपी निकाल के आप इस आर्ट बोर्ड से बाहर रख लें और उसके बाद जो है वो आप इसको अपने दूसरी जो इसकी डुप्लीकेट है उसको कस्टमाइज़ कर लें। कस्टमाइज़ करने के लिए वहाँ पे होता था हमारे पास कन्वर्ट टू शेप। यहाँ पे आपके पास उसी चीज़ का नाम लिखा हुआ है क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, और उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दें या राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा क्रिएट आउटलाइंस, ये क्लिक कर लें, या टाइप में जाए, यहाँ पे भी आपके पास आ रहा होगा क्रिएट आउटलाइन। तो ये तीनों तरीक़ों से आप टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं जाकर क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो मुझे इसके एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि अगर ये मेरा पड़ा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है तो मुझे कोई एंकर पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये शेप नहीं है, ये टेक्स्ट है, ये डुप्लीकेट लेयर जो हमने पहले निकाली थी। लेकिन जैसे मैंने जिसको शेप में कन्वर्ट किया हुआ है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, हमें एंकर पॉइंट्स शो हो रहे हैं, क्योंकि ये अब शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेम वही प्रोसेस है, आपने मॉडिफाई करना है। एंकर पॉइंट्स आपको विजिबल हैं, जिस तरह से आप मर्जी उसको मॉडिफाई करना चाहो उन एंकर पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, जिस तरह से मर्जी चाहो प्ले कर सकते हो। अब अगर हमें इसे कट वगैरह करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे? मगर अब मैं यहाँ से, सॉरी हमने ये बना दिया, इस ओ को फिल करना चाह रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, किस तरह से होगा? ज़हन में आता है? कहाँ से? हाँ, वो तो बनेगा ना, हमने इसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना, वो कैसे होगा? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, सुनाओ, वो कैसे होगा? वालेकुम अस्सलाम। शेप बिल्डर से कर सकते हो या पाथ फाइंडर से। ये शेप बिल्डर से मैंने दोनों शेप, ये देखो कंट्रोल जी किया, ये दो अलग अलग शेप नज़र आ रही हैं आपको, एक आउटलाइन थी एक सर्कल है, इन दोनों को मैंने यूँ मर्ज कर दिया, अब ये एक ही चीज़ में कन्वर्ट हो गया। या हमने पाथ फाइंडर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, इसमें भी मर्ज का ऑप्शन था, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ कट करनी है, लेट्स सपोज हम लोग इतनी चीज़ को कट करना चाह रहे हैं या यहाँ से इतना कट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी चीज़ थी हमारे पास? पाथ फाइंडर पे दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट, हमारे पास यहाँ पे था जी माइनस फ्रंट, फ्रंट पे हमारी कौन सी शेप पड़ी हुई है, या इसे हम लोग इसी शेप बिल्डर से भी माइनस कर सकते हैं। एक मिनट,
इस तरह से। तो शेप बिल्डर में आपके पास सारे ऑप्शंस वो अवेलेबल होते हैं जो आपके पास इधर थे पाथ फाइंडर के अंदर, सिवाय दो के, एक डिवाइड और दूसरा ट्रिम। वो ऑप्शन इसके ये काम नहीं करता, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो आपका शेप बिल्डर टूल ही काम कर लेता है, आपको पाथ फाइंडर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप लोग जो है वो टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर रहे होते हो। सही है, सेम वही प्रोसेस है जो फोटोशॉप में था, वहाँ पे कन्वर्ट टू शेप था, यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपने फ़ॉन्ट्स और वो चीज़ पहले माइंड में रख लेनी है कि हमने फ़ॉन्ट्स कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ना यहाँ पे आप फ़ॉन्ट एडिटेबल है, ये वैसे नहीं होगा कि हम लोग जो है वो फ़ॉन्ट को चेंज कर लें, इसकी विड्थ को बढ़ाना है। जिस जिस एंकर पॉइंट को आप लोग सेलेक्ट करोगे वही आपका एंकर पॉइंट्स जो है वो उसके साथ जिस तरह से मर्जी प्ले कर लो। अभी मैंने राइट वाले दोनों को सिलेक्ट किया, आप इसकी विड्थ को जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट में इस तरह से नहीं था, ये हम लोग कस्टमाइज़ कर रहे हैं। फ़ॉन्ट में इसकी स्पेसिफिक विड्थ थी, हमने क्या किया उसको शेप में कन्वर्ट करके अब उसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट की सिलेक्शन और आपकी स्पेलिंग जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने बिफोर टाइम चेक कर लेना है जब आप शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एडिटेबल। अब अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसका फ़ॉन्ट जो हमारा यूज़ हुआ था उसे मैं कोई और फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर लूँ, कभी भी नहीं होगा। जबकि ये टेक्स्ट है, इसको हम लोग किसी भी टाइम यहाँ से इसकी मैं जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने फ़ॉन्ट इसका चेंज कर दिया, इसका कभी भी नहीं होगा। इसका बिफोर टाइम आपको चेक करना पड़ेगा जब आप इसे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो आपको इसमें करनी पड़ती हैं। और टेक्स्ट कस्टमाइजेशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो लोगो डिज़ाइनिंग में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि लोगो हमेशा सिंपल होता है। जितना आप उसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ करोगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसे बैलेंस करना। बैलेंस से मुराद एक लुक आनी चाहिए ना लोगों की, ठीक है। लोगों की एक अपनी लुक एंड फील होती है। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आप बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा आपको उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप गौर करो किसी भी जितने भी टॉप फॉर्चून कंपनीज़ हैं उनके अगर लोगो देखो तो वो हमेशा सिंपल और मिनिमल होंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल सा उनका नेम लिखा होगा और उसमें हल्की फुल्की से उनकी क्रिएटिविटी होगी। उन्होंने कभी भी भरमार नहीं की होगी चीज़ों की या इफ़ेक्ट्स की या कलर्स की, किसी भी चीज़ की। तो अच्छा लोगो वही होता है जो जितना सिंपल होता है। आप सिंपल से मुराद ये भी नहीं है कि आप सिंपल टेक्स्ट लिख के कहो ये लोगो है, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, अगर टेक्स्ट को लिख के आप कस्टमाइज़ कर दो तो वो लोगो है, सही है। तो ये आपका स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, एक मिनट पूछना क्या कहते हैं। ये आपकी टेक्स्ट लेयर है, आपने 3 तरह से कर सकते हो। या तो शॉर्ट की इस्तेमाल कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ओ, उससे भी कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड तरीका कंट्रोल शिफ्ट ओ से मैं कर रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट की शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो ब्लू हमें नज़र आ रहे हैं एंकर पॉइंट्स। अब मैं अंडू कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। अब राइट क्लिक में आपके पास वो अरेंज वगैरह वाले ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है क्रिएट आउटलाइन, ये ऑप्शन भी आपके टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी ज़हन में नहीं रहता तो थर्ड ऑप्शन है टाइप में। यहाँ टाइप में जाओ, यहाँ पे भी आपको जो है वो क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। कहाँ गया जी, ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो तीसरा तरीका यहाँ से है कि आप यहाँ से इसको शेप में कन्वर्ट कर दो। सिंपल, जैसे ही आपने एक क्लिक करना है वो आपका, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो ये जो है ना हम यहाँ से इस तरह एक सिंगल क्लिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं शेप के अंदर। अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी बेहतरीन निशानी आपके लिए ये है कि जब भी आप टेक्स्ट को, अगर सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करोगे ना तो आपको एंकर पॉइंट्स कभी भी विजिबल नहीं होंगे। एंकर पॉइंट्स हमेशा शेप्स के होते हैं। तो जब अब ये कस्टमाइज हो चुका है, मतलब शेप में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हमें इसके एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये देखो,
तो इसकी बेहतरीन निशानी है। या यहाँ लेयर से जाके देख लो, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि शेप वाली लेयर और होती है, टाइप वाली लेयर के आगे लिखा होता है कि ये टेक्स्ट लेयर है, और शेप वाले के आगे लिखा होता है कि ये शेप है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि ये शेप है कि वो है। बाज़ दफ़ा आप जब बनी बनाई चीज़ें उठाते हो तो उन्होंने शेप को एक्सपेंड किया होता है या इस तरह से शेप में कन्वर्ट किया होता है, क्योंकि उन्होंने कस्टमाइजेशन की होती है। लाइक हमने अगर कोई चीज़ देखी है इंटरनेट से, हमें देखी अच्छी लग रही है, हमने उसकी PSV फाइल या इलस्ट्रेटर फाइल उठाई है, तो उसमें आप उस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडिटेबल होती नहीं है, वो कस्टमाइज हुई होती है। और वो कस्टमाइज हमेशा शेप, इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको एडिट नहीं कर सकते। मतलब कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो वो नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी आप देख लो, वो भी टाइप से रिलेटेड ही हैं। उसमें हम लोग आते हैं जी, हम उसे कहते हैं इन्वेलप डिसऑर्ड। ठीक है, इफ़ेक्ट्स हैं बेसिकली 3 किस्म के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे जनाब। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आओ तो आपको इन्वेलप डिसऑर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, इनकी शॉर्ट कीज़ बहुत बड़ी हैं। अब ये पहली वाली की Alt Shift Control W 4 कीज़ की शॉर्ट की है, तो ये शॉर्ट की तो ना हुई ना, तो आप इसे यहीं से आके सेलेक्ट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेलप डिसऑर्ड में 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला कौन सा है? मेक विद रैप। अब ये आपको देखा देखा सा लगेगा, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है। आर्क लोअर, शेल लोअर, फ्लैग, वेव, कहाँ देखा था ये फोटोशॉप के अंदर आपके पास ऊपर अवेलेबल था, यहाँ पे रैपिंग ऑप्शंस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास वही है, मेक विद रैप। अब ये बने बनाए कुछ ऑप्शंस हैं, आप फिश आई, फ्लैग, जो इफेक्ट लगाना चाह रहे हो, हॉरिजेंटल लगाना है, वर्टिकल लगाना है, ये कंट्रोल्स हैं। और उसके आगे इनकी वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यूज़ में क्या है, देखो बेंड कितना रखना है आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, अब मैं दूसरी साइड पे बेंड कर रहा हूँ, तो ये कुछ कंट्रोल्स भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। हॉरिजेंटली कितना आपने उसको लेके जाना है और वर्टिकल कितना लेके जाना है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। सही है, और यहाँ से ये आपके पास सारे अवेलेबल ऑप्शन है। ट्विस्ट, मतलब जो भी आप इस पर इफेक्ट लगाना चाह रहे हो। सही है, ये हमने फोटोशॉप में देखा हुआ है। अगर आप यहाँ से चेंजिंग कर रहे हो और आपको यहाँ विजिबल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आपका प्रीव्यू ऑफ है। मैंने प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, अब मैं जो मर्जी करूं, मुझे यहाँ लाइव रन टाइम में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसे प्रीव्यू ऑफ किया हुआ है। तो इसे ऑन कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप जो सेटिंग कर रहे हो उसका आपके इस टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सही है, तो इसको प्रीव्यू हमेशा ऑन रखा करें ताकि आप रन टाइम में अपने देख रहे हो कि क्या चेंज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है। सही हो गया, ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी ऑप्शन अब हमारे पास इसमें है मेक विद मैश। अब मैश क्या होता है? मैश कहते हैं, हाँ, जाल। ठीक है, वो मैश होता है जहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस है, यानी कि पॉइंट्स आपके लगाए होते हैं। अब जाली किस तरह से बनी होती है? रोज और कॉलम से धागे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लगा के उनको जोड़ा जाता है, तो एक जाली की शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैश का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है मेक विद मैश वाला, कि आप इस पे मैश बनाओ। मतलब अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम इसे शेप में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम इस टेक्स्ट को ऊपर एक जाली डाल रहे हैं और उस जाली को हम लोग बेसिकली अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारा टेक्स्ट भी शेप में कन्वर्ट नहीं हुआ और हमने उसके ऊपर एक लेयर डाली जाली की, और जाली को हम खींच के जहाँ से हमारा दिल करेगा वहाँ से खींच के एक्सपेंड कर सकते हैं। सही है, अब मैंने मेक विद मैश किया, तो मैश के लिए ये पूछ रहा है आपको कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे रोज 7 की हैं, देखो आपको 7 रोज नज़र आ रही होंगी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लूँ, और कॉलम हमारे पास 4 हैं, कॉलम भी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मैंने 5 कर दिए हैं, उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब एक मैश आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। सही है, अब ये मैश बेसिकली क्या है, ये एंकर पॉइंट्स का जाल है। ये सारे एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो, ये सारे एंकर पॉइंट्स डले हुए हैं। ये देखो, ये जो आपको जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ आया ऊपर आपको वो पिंक कलर का एंकर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे एंकर पॉइंट्स का जाल हमने टेक्स्ट के ऊपर डाल दिया। जहाँ पे अब एंकर पॉइंट्स आ गए हैं, आपको पता है कि हम लोग उसे एडिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पकड़ के इसको यूँ खींच लेता हूँ, या इधर जहाँ टेक्स्ट आ रहा है
हम लोग इनको पकड़ के यूं खींच लेते हैं, या यहां से इसको पकड़ के, तो अब देखें आपका टेक्स्ट जो है वो उसी शेप में आ रहा है। इस चीज़ का आइडिया हुआ। टेक्स्ट के ऊपर एक एंकर पॉइंट्स का जाल डाला, और जब आप एंकर पॉइंट्स हिला रहे हैं तो वो चीज़ जो उसके अंदर है, उस जाल के अंदर, वो भी हिल रही है उसी तरह। तो ये भी आपके टेक्स्ट कस्टमाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपने स्लाइटली चेंज करना हो, आप अपना टेक्स्ट को एडिटेबल रखना चाहते हो लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना भी चाहते हो, तो वहाँ पे ये मेक विद मैश आता है। सही है कि एक जाल बनाए अपनी मर्जी का, और फिर उसे जिस तरह से मर्जी आप चाहें, जो एंकर पॉइंट्स आप सेलेक्ट करोगे उससे खींचोगे, खींचा जाएगा। अब इस मैश का एक रूल होता है, वो हम लोग ना मैश टूल में पढ़ेंगे, मैश टूल भी आगे आएगा। उसमें रूल ये होता है कि इसकी जो चेंजेस होती है ना वो नेक्स्ट एंकर पॉइंट्स तक होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, ये वाला जो है, ये जिस पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा? नेक्स्ट एंकर पॉइंट तक, चारों साइडों पे। ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है, राइट साइड पे यहाँ है, और लेफ्ट साइड पे यहाँ है। अगर मैं अब इसको चेंज करूँगा तो ये चेंजेस पूरे चारों साइड पे नेक्स्ट एंकर पॉइंट्स तक अप्लाई होगी। ये मैश का रूल होता है। सही है, जिस तरह देखो मैंने अभी खींचा यहाँ से था, और ये यू भी साथ स्ट्रेच हुआ है। क्यों? क्योंकि इनमें कॉलम का गैप इतना था। ये गैप देखो ना, कॉलम कम है, रोज ज़्यादा थे, इसलिए ये पूरे कॉलम में अप्लाई हुआ। तो ये आपको डीपली वहाँ पे समझ आएगी जब हम मैश कस्टमाइज अपने तरीके से बना रहे होंगे मैश टूल से। सही है, तो बस ये भी आप इतना माइंड में रख लें कि ये अप्लाई किस तरह से होता है, एंकर पॉइंट्स टू एंकर पॉइंट चारों साइडों पे, वहाँ तक ये इफेक्ट जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन इसी के अंदर है जी, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे हम लोग कोई बना लेते हैं जी शेप, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, इन्वेलप डिसऑर्डर पे जाते हैं, और इसमें आ रहा है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अब मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट क्या करता है? इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, सेम उसी तरह जिस तरह क्लिपिंग मास्क के लिए चाहिए होते हैं, एक शेप, एक टेक्स्ट। अब ये काम क्या करता है कि ये आपके टेक्स्ट को उस शेप जो बनाई होगी उसके अंदर ढाल देता है। ठीक है, मतलब अभी हमने स्टार बनाया हुआ ना, तो ये हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये इसको स्टार की शेप में लेके आएगा। सही है, अब इसकी एक कंडीशन है इसको अप्लाई करने की। अब जैसे आपको वहां पे पता है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट या शेप जो है वो टॉप पे होनी चाहिए और टेक्स्ट आपका नीचे होना चाहिए, जो कि हमारा इस कंडीशन में अप्लाई हो रहा है। हमारा टेक्स्ट नीचे है, शेप ऊपर है। देन आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, इन्वेलप ऑब्जेक्ट में जाना है, इन्वेलप डिसऑर्डर में जाना है, और यहाँ पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट कर देना है, या Ctrl+Alt+C। ये देखो आपके टेक्स्ट को उसने उस शेप में, स्टार वाली शेप में डाल दिया। सही है, दोबारा से देख ले। पॉलीगॉन बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, यही लॉरम इप्सन लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट ऊपर पड़ा हुआ है। हमें इसे सेंड टू बैक करना है, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है, और अब जाके इसको मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट करना है, तो आपका टेक्स्ट उसी शेप के अंदर आ गया। सही है, तो ये थी आपकी थर्ड ऑप्शन, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट वाली। इसमें कोई कंफ्यूजन ज़रूरी नहीं है आपने जनरल शेप यूज़ करनी है, पेन टूल से जो मर्जी शेप बनाओ। कंडीशन क्या है? शेप होनी चाहिए, खा वो पेन टूल से बनाई हुई शेप हो, खा वो ये जनरल शेप हो जो कि हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहना, शेप जब भी होगी आप पेन टूल से भी बना सकते हो। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ये भी शेप है, आप इसमें भी टेक्स्ट को लेके आ सकते हो। मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ और उसके बाद इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ये भी शेप है। तो पेन टूल से बनाई हुई शेप, शेप से मुराद कोई भी शेप हो सकती है। ये अभी जो हमने यहाँ पे यूज़ की है ये जनरल है, ये जो बनाई है पेन टूल से बनाई है, ये कस्टम शेप्स हैं। तो शेप का होना ज़रूरी है, जो मर्जी हो, चाहे वो पेन टूल से बनाई गई शेप हो या चाहे वो आपकी जो है वो जनरल शेप्स हो। वो एक शेप और टेक्स्ट हो, दोनों को आप जो है वो शेप को टॉप पे रखें, टेक्स्ट को बॉटम पे रखें, दोनों को सिलेक्ट करके जब आप वो करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट उसी शेप के अंदर ढल जाएगा। सही है, तो ये कुछ आपके पास जो थे वो
ऑप्शंस थे टेक्स्ट से रिलेटेड जिनसे प्ले किया जा सकता है। सही है। अब कोई क्वेश्चन? तो अब हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। टाइपोग्राफी 1 में हमने सारा टाइप करना, पैराग्राफ्स, उनके अंदर ऑप्शंस, लेडिंग, ट्रैकिंग, वो सारी चीज़ें देखी थी। रोटेट, एंगल वाला हमारी नई चीज़ थी, बाकी सारी हम लोग फेमिलियर थे। और आज वाले में हमने कस्टमाइजेशन, शेप्स को कट कैसे करना है, उसमें एडिशन किस तरह से करनी है, उसके बाद उसके अंदर अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन जो डिसऑर्ड के थे वो सारे देखें। ठीक है। तो टाइपोग्राफी वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और टाइपोग्राफी सिर्फ ये जगह जगह पे चूज़ होने वाली चीज़ है, क्योंकि बगैर टेक्स्ट के क्या चीज़ होती है? कुछ भी नहीं होता। जहाँ भी कोई ना चीज़ बनी होती है वहाँ कहीं ना कहीं टेक्स्ट का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है जी। तो आप एक दफ़ा इसे सारा प्रैक्टिस कर लें।